जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है दबाव समूह के विषय में। इसके पहले हमने आपको 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी क्लासेस कराई गई हैं या फिर आप जो सिलेबस है उसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर हर एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए देखते हैं दबाव समूह के विषय में। कोई भी डाउट आपका पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सर ये हमें बता दीजिए, आपको अवश्य जो है जवाब दिया जाएगा। दबाव समूह क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। प्रत्येक समाज में विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न हित होते हैं, और जिन व्यक्तियों के हित तथा रुचियां एक समान होती हैं, वो व्यक्ति अपना एक समूह बना लेते हैं, और ये हित समूह अपने हितों की प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और जब ये दबाव डालने की स्थिति में होते हैं तब ये दबाव समूह बन जाते हैं। अर्थात जब हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए शासन पर दबाव डालते हैं, वह दबाव समूह कहलाते हैं। अर्थात जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। आपका जो समाज है, आपका गांव देश है जो, उसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो गांव के लोग हैं उनका अलग अलग विचार होगा, वह अलग अलग उनके हित होंगे। तो विभिन्न जो एक हित वाले लोग होते हैं, अर्थात जो विभिन्न लोग होते हैं जिनका हित समान होता है, वह जब एकजुट हो जाते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। और वही हित समूह जब अपने हित के लिए शासन पर या सरकार पर दबाव डालने लगती है, अपने हित को पूर्ण करने के लिए, अपने हित की मांग करने के लिए, तब वह क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे, कुछ परिभाषा देखेंगे हम विद्वानों के द्वारा। माइनर वीनर के अनुसार हित अथवा दबाव समूह वह ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे के बाहर हो, और जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन तथा नियुक्ति, सार्वजनिक रीतियों को अपनाए जाने, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता हो। अर्थात जो एक प्रकार से, पहली बात तो प्रशासन में ना हो और अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर जो है दबाव डाले, वही दबाव समूह कहलाता है। अगला हम देखेंगे, फ्रांसिस कैसिक्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे, जो उस समय स्वयं किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में न हो। वही बात जो कि शासन में न हो, या तो वह सरकार के द्वारा दबाव डालकर पूर्ण करे तो दबाव समूह कहलाता है, या स्वयं ही किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करके राजनीतिक दल के रूप में न हो और वह हित को जो है प्राप्त करने का प्रयास करें। डेविड टूमैन के अनुसार राजनीतिक दबाव समूह मानव का वह समूह है जिसके समान हित हों तथा जिन हितों के इर्द गिर्द बने हुए उद्देश्यों को उसके सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहते हों और उसके लिए संगठित होकर प्रयास कर रहे हों। अर्थात जैसे कि समान हित हों और उसी जो हित है उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाएं और संगठित होकर अपने हित को प्राप्त करने का प्रयास करें। दबाव समूह तो हमने देख लिया, दबाव समूह के प्रकार कितने होते हैं। डॉक्टर ओम नागपाल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे पहला उन्होंने बताया है राजनीतिक दबाव समूह। राजनीतिक दबाव समूह क्या होते हैं? विभिन्न दबाव समूह में राजनीतिक दल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। डॉक्टर रजनी कोठारी जी का मत है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य साधन भारत में सरकार रही है। अर्थात सरकार से ही जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख हितों का प्रतिनिधित्व जो है राजनीतिक दलों, सरकारी नौकरियों, सरकारी पार्टी के विभिन्न गुटों द्वारा हुआ है। इन दलों का आधार चाहे व्यापक हो या सीमित, फिर भी विभिन्न वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व दलों के द्वारा होता है, अलग संगठनों द्वारा नहीं। अतः लोग
अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए राजनीतिक दलों में संगठित होते हैं। वैसे आधुनिक युग में राजनीतिक दलों का दबाव समूह नहीं माना जाता है, अर्थात जो आधुनिक युग है उसमें जो राजनीतिक दल अर्थात जो कि शासन में हों वह दबाव समूह नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य प्राप्त करना न होकर सत्ता पर दबाव डालना होता है। जो सत्ता पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं वही क्या कहलाते हैं, दबाव समूह। फिर भी जैसा कि रमेश चंद्र मिश्र एवं प्रकाश चंद्र शास्त्री ने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के मध्य एक कठोर विभाजन रेखा खींचना सरल नहीं है। बहुदलीय पद्धति वाले देशों में यह और कठिन होता है। दूसरा कौन सा समूह है, आर्थिक दबाव समूह। आर्थिक हित ही मनुष्य ने प्राथमिक हित होते हैं, अर्थात किसी भी मनुष्य का प्राथमिक हित क्या होता है, आर्थिक हित होता है। और मनुष्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा तथा उनकी अभिवृद्धि के लिए कई आर्थिक दबाव समूहों का निर्माण करता है। विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा व्यावसायिक संगठनों की स्थापना आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही की जाती है। ये आर्थिक दबाव समूह आर्थिक हितों की रक्षा तथा अभिवृद्धि के सशक्त माध्यम हैं। ये संस्थाएं जो हैं शासन पर अपने आर्थिक और व्यावसायिक हितों के लिए दबाव डालती रहती हैं। इन सशक्त दबाव समूहों की उपेक्षा करना सरकार के लिए असंभव है। भारत में दो प्रमुख आर्थिक दबाव समूह होते हैं, कौन कौन से, एक तो उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों का दबाव समूह, दूसरा कौन सा होता है, श्रमिक संगठनों का दबाव समूह। इन दबाव समूहों की शासन में गहरी पहुंच होती है। ये अपने वर्गों के लिए अपने वर्ग के हितों के का संवर्धन शासन पर दबाव डालकर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांप्रदायिक दबाव समूह। विभिन्न संप्रदायों के अपने अलग अलग सांप्रदायिक हित होते हैं, अर्थात विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनका अलग अलग सांप्रदायिक हित होता है और इन हितों को पूरा करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर संस्थाओं का गठन किया जाता है और ये संस्थाएं दबाव समूहों के रूप में ही कार्य करती हैं। भारत में सांप्रदायिक हितों की रक्षार्थ राजनीतिक दलों का गठन भी किया जाता है। चौथा है हमारा क्षेत्रीय दबाव समूह। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, जितने भी दबाव समूह के प्रकार हमने बताए नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस दबाव समूह में कैसे लोग होंगे, क्या हित होंगे, ये आपको समझ में आ जा रहा होगा। फोर्थ जैसे कि है क्षेत्रीय दबाव समूह, अर्थात भारतीय समाज में कई दबाव समूह का गठन क्षेत्रीय आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलग दबाव समूह हैं, उत्तर प्रदेश में छोड़िए अलग अलग जो सिटीज़ हैं, अलग अलग जो एक ज़िलों की बात कीजिए उसके अलग अलग हित होते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर भी जो है बनते हैं क्या, दबाव समूह। क्षेत्रीयता के आधार पर ही ये दबाव समूह अपने क्षेत्र के विकास या मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कॉलेजेस में अपने देखिए विभिन्न विभाग होते हैं, तो उनका एक क्षेत्र होता है कि अपना विषय जो है अपने विषय में जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं उसका विकास करें। तो अपने विकास के लिए वह जो है मैनेजर से या अपने कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल या जो भी हैं उनसे बात करते हैं। तो अपने हित के लिए क्षेत्रीयता के आधार पर भी दबाव समूह बनाए जाते हैं। ये दबाव समूह केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर कार्य करते रहते हैं। पांचवा है आपका भाषाई दबाव समूह। ये भी आपको नाम से पता लग गया होगा कि विभिन्न प्रकार की भारत में भाषाएं हैं, तो भाषाओं के आधार पर अलग अलग अपनी भाषाओं के हितों के लिए दबाव समूह बनाते होंगे। चलिए देखते हैं। भारत में भाषाओं के आधार पर बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली दबाव समूहों का गठन किया गया है। यहाँ पर विभिन्न भाषी वाले लोग रहते हैं तथा वे अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्य के निर्माण के लिए भी दबाव डालते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा का निर्माण जो है भाषा के आधार पर किया गया है। केंद्र में भाषाई दबाव समूह सशक्त रूप से दबाव डालता रहता है। कांग्रेस में उर्दू भाषा पर आधारित दबाव समूह है जो सरकार पर उर्दू को द्वितीय सरकारी भाषा बनाने के लिए दबाव डालते रहते हैं। छठा है जातिगत दबाव समूह। ये भी आपको नाम से पता चल गया होगा कि भारतीय समाज जो है अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है और जातिवाद से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। विभिन्न जाति के लोग अपनी जाति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। इसका लाभ उठाते हुए विभिन्न जातिगत दबाव समूहों का गठन कर लिया गया है और ये दबाव समूह शासन के निर्णयों को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। बड़े बड़े शासकीय अधिकारियों तथा मंत्रियों की नियुक्ति जातिगत दबाव समूहों के कारण होती है। डॉक्टर रजनी कोठारी जी कहती हैं कि हर स्तर पर राजनीतिक गुटबंदी और जाति या वर्ण संबंधों के कारण नए संगठन जन्म लेते हैं। इनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव जो है वह बढ़ जाता है। सातवां है नैतिक दबाव समूह। भारतीय राजनीति पर गांधी जी ने
कहा था कि नैतिकता बिना राजनीति पाप है और इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अतः सैद्धांतिक तौर पर जो आज भी भारतीय जनजीवन में नैतिकता का विशेष महत्व है, इसी वजह से यहाँ नैतिकता के आधार पर विभिन्न दबाव समूहों का गठन होता रहता है। नैतिक दबाव समूह द्वारा ही मद्य निषेध संबंधी अभियान चलाए जाते रहते हैं। अगला है हमारा वैचारिक दबाव समूह। वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी के बावजूद भारत में विभिन्न व्यक्तियों में समानता के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विचारधारा में समानता के आधार पर कई दबाव समूह बन गए हैं, जैसे कि साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के लोगों, जो ये दोनों विचारधारा के लोगों का एक अलग दबाव समूह है, जो कांग्रेस तथा जनता पार्टी दोनों पर हावी रहते हैं तथा उन्हें वामपंथी रास्ते पर बढ़ाना चाहते हैं। ये वैचारिक दबाव समूह अपनी विचारधारा के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। नौवां और अंतिम है हमारा विदेशी दबाव समूह। आपको बस नाम याद कर लेना है, आप पूरा का पूरा लेक्चर सुन लेंगे तो आपका प्रश्न अगर आ जाएगा दबाव समूह के प्रकार या दबाव समूह, कोई भी टॉपिक आपका आ जाएगा, बस सुने रहेंगे, एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको सुनने मात्र से याद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि देखिए हर एक नाम में बस छिपा हुआ है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, फिर आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो विदेशी दबाव समूह क्या होते हैं? भारत में अन्य देशों के दबाव समूह भी पाए जाते हैं। अमेरिकी दबाव समूह जैसे कि CIA के माध्यम से भारतीय राजनीति के कई सूत्रों को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। इसके अतिरिक्त जैसे कि अरब देशों का दबाव समूह भारत में सक्रिय है। चूँकि भारत तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर है, अतः वे भी दबाव समूह के रूप में भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। अब हम देखेंगे दबाव समूहों के साधन के विषय में, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा दबाव समूह का महत्व क्या होता है एक प्रजातांत्रिक शासन में। तो दबाव समूह के साधन क्या क्या हैं? संपूर्ण समाज भिन्न भिन्न हितों के आधार पर बटा रहता है और व्यक्ति इसी आधार पर तरह तरह से दबाव डालने का प्रयत्न करते रहते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। ये दबाव समूह हितों की प्राप्ति तथा अभिवृद्धि के लिए जो साधन अपनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है प्रसार प्रचार। प्रचार और प्रसार हितों की रक्षा का पहला कदम है। कोई भी जैसे कि आपका उद्देश्य है, जब उसका आप प्रचार प्रसार करेंगे तो आपके उन उद्देश्यों को मानने वाले अन्य सदस्य भी आपके साथ जुड़ेंगे। आपका दबाव समूह जो है वह मजबूत होता जाएगा और संगठित होता जाएगा। तो प्रचार और प्रसार हितों की रक्षा का सबसे पहला कदम होता है। दबाव समूह जो है विभिन्न समाचार पत्रों, पोस्टरों, विज्ञापनों, गोष्ठियों आदि के द्वारा अपने हितों का प्रचार करते हैं और उनके पक्ष में वातावरण निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो समूहों के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि में सहायक हो सकता है। किंतु ये साधन केवल प्रजातांत्रिक राज्यों में ही अपनाए जा सकते हैं। अधिनायक तंत्र में विभिन्न साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है, अतः दबाव समूह अपने पक्ष में प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन। जिन दबाव समूहों के पास अधिक जनशक्ति होती है वे अपने हितों की सिद्धि के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं। जैसे कि अब ज़्यादा लोग रहेंगे, कहीं पर धरना देने बैठ जाएंगे तो उनका ज़्यादा सुना जाएगा। अब एक अकेला व्यक्ति या 10 व्यक्ति किसी धरने पर बैठ जाएं तो उनकी कम सुनी जाती है। अर्थात जिनके पास अधिक जनशक्ति होती है वो अपने हितों की सिद्धि के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि वे सभाएं करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यदि तब भी उनके उद्देश्यों की प्राप्ति न हो तो घेराव, हड़ताल और यहाँ तक कि आमरण अनशन किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में ट्रेड यूनियन इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी दबाव समूह के पीछे अधिक जनशक्ति हो किंतु समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में रत हो, वे भी इसे अपना सकते हैं, जैसे कि विमान चालक आदि। ये शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का आवश्यक अंग है। नेक्स्ट हमारा साधन है हिंसा एवं तोड़फोड़। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा तानाशाही प्रणाली वाले देशों में तो अपनाया ही जाता है, प्रजातंत्र में भी शांतिपूर्ण साधनों द्वारा मांगे पूरी न होने पर इसे अपनाया जाता है। कई बार दबाव समूह अपने आंदोलन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्व नियोजित हिंसा तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही करते हैं। जैसा कि आमंड और पावेल के अनुसार उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को मनवाने का एक स्पष्ट साधन शक्ति प्रदर्शन एवं हिंसा है, किंतु हिंसा, तोड़फोड़ और आतंक वाले साधनों को अंतिम और निर्णायक अस्त्र के रूप में तथा बहुत सोच समझकर ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन की विफलता से दबाव समूहों के हितों पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव भी
पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपने कहीं पर हिंसा तोड़फोड़ से आंदोलन किया, अगर आपकी बातें वो मान ली जाती हैं, मान लीजिए वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास रिस्क रहता है कि अगर नहीं मानी गई तो आपके हित समूह जो हैं, दबाव समूह जो हैं, उसका भी खंडन हो जाएगा और एक प्रकार से आपकी मांगों पर, आपके दबाव समूह पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनैतिक साधन। जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आंदोलन आदि चलाएं, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता। वे प्रचार अब आदि कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः वे नैतिकता अनैतिकता को महत्व को न देते हुए किसी भी तरह अपने हितों की सिद्धि का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के सदस्यों को आर्थिक सुविधाएं अर्थात रिश्वत आदि देते रहते हैं। इससे ये सदस्य उनके दबाव में रहते हैं और नीति निर्धारण, कानून और कार्यवाही उनके पक्ष में करते हैं। अब हम देखेंगे दबाव समूहों का महत्व क्या है। दबाव समूहों के कतिपय दोषों के बावजूद भी उनके महत्व व उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह न केवल वांछनीय है वरन आवश्यक भी है। इतना ही नहीं, साम्यवादी व अधिनायकवादी शासन में भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो दबाव समूह शासन के एक प्रकार से निर्माता होते हैं। ब्रिस एच मिलन के शब्दों में अगर हम बात करें तो वह कहते हैं कि दबाव समूह अपने सदस्यों की विशुद्ध मांगों को आत्मलीन करते हैं, बहुमत के हितों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें परिष्कृत करते हैं और अंतिम रूप से उन्हें समाज में रखने योग्य आकार प्रदान करते हैं। दबाव समूह की महत्ता के कारण कौन कौन से हैं। पहला है, दबाव समूह उपयोगी सूचना व आंकड़े एकत्रित करते हैं और प्रचार कार्य भी करते हैं। दूसरा है कि दबाव समूह के कारण ही समाज में विभिन्न हितों और वर्गों के बीच संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट है रीजन, कारण। दबाव समूह स्वस्थ जनमत निर्माण करने के लिए करके लोकतंत्र में सहायता करता है या सहयोग करता है। चौथा है, दबाव समूह जनता व प्रशासन के बीच संचार के प्रमुख साधन होता है। पांचवा है, दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, अतः दबाव गुट विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहे जा सकते हैं। छठा है, दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता जो है उसे कम करते हैं। वीओ के शब्दों में अगर हम देखें तो इस प्रकार के संगठित समूह दलीय पद्धति में प्रतिनिधित्व के कार्य को संपन्न करते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कमी को दूर करते हैं। पूरा पढ़ने के बाद हम स्पष्ट हैं कि प्रजातंत्र में दबाव समूह आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। दबाव समूह जनतंत्री व्यवस्था का ही दूसरा नाम होता है, अतः इन्हें समाप्त करने के स्थान पर इन्हें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये आपका पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, अर्थात कमेंट करके। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आप PDF जिससे पढ़ सकें नोट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।